हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस के इकोनॉमिक ऑप्शनल पेपर का जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा, उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन जो थे कंपलसरी थे। इसमें टोटल क्वेश्चन की जो संख्या थी वो 4 थी, जिसमें 2 क्वेश्चन जो हमने लिया था वो मैक्रो सेक्शन से लिया था, मैक्रो सेक्शन से, और 2 क्वेश्चन जो हमने लिया था वो इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन के नेचर पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स की कॉपी आई है उन सारे कॉपी का हम मूल्यांकन करेंगे। हालांकि मैं कॉपी को पहले भी मैं चेक कर लेता हूँ, केवल अभी आप लोगों को दिखाना मेरा पर्पस होता है। फर्स्ट में केन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि केन्स ने एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया है, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करना था। लेकिन कैसे एक्सप्लेन करना था, तो आलोचनात्मक व्याख्या करना था। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आलोचना की बात की जाती है तो हम लोग केवल उसके निगेटिव फीडबैक को नहीं लिखते हैं, हम लोग उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड को लिखते हैं और उसके बाद एक ओवरऑल कंक्लूजन देते हैं। ओके। नेक्स्ट पार्ट में निवेश गुणक का अर्थ और इसके सूत्र का निर्धारण करना था। स्थैतिक और गत्यात्मक परिस्थितियों में इसकी कार्य प्रणाली का वर्णन करना था। इसके रिसाव छिद्र क्या हैं, किस सीमा तक निवेश गुणक की धारणा अल्प विकसित देशों पर लागू होता है, इस पर डिस्कस करना था। इस दोनों क्वेश्चन को मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से हूबहू लिया है। मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा भी मैंने चेंज नहीं किया है। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है और दोनों क्वेश्चन जब भी पूछेगी बीपीएससी तो इसी फॉर्मेट में पूछेगी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। उसके पश्चात 2 क्वेश्चन को मैंने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया था कि राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटक का वर्णन करना था और इसके उद्देश्यों पर डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य पे चर्चा करना था और इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर डिस्कस करना था। तो यही 4 क्वेश्चन थे और जिन्हें भी हमारे पेड ग्रुप में ऐड होना है आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा, 85 398 61 302। और जिसे भी ग्रुप में ऐड होना है आप जल्दी से ऐड हो जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी टेस्ट 8 हो गया है। अभी भी अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपको अभी भी 7 टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ठीक है। चलिए आज हम लोग फर्स्ट कॉपी देखते हैं। ये रघुवीर कुमार की कॉपी है और ये 2-3 टेस्ट लगातार दे रहे हैं। केन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो केन्स ने जो रोजगार सिद्धांत की जो व्याख्या किए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में किया था। तो यहाँ पर इसको सुधार लीजिएगा। उत्पादन और रोजगार के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या किया था। यानी केन्स साहब ने कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का स्तर किस तरीके से प्रभावित होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन इन सारी बातों का डिस्कस किस में किया था, तो अपनी पुस्तक दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में किया था। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड आपने गलती लिखा है, इंटरेस्ट एंड मनी को सुधार लीजिएगा। बाकी इधर सब कुछ आपका सही है। ठीक है। ये चार्ट को भी इसी तरीके से एग्जामिनेशन में ड्रॉ करना है। बिल्कुल इस चार्ट में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स आप लोगों का कटेगा। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जैसे आपने कुल मांग की प्रक्रिया को बताया है, ठीक है, मैं आपकी इस कॉपी को देखा था पहले, तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर को 9 पेज में लिखा है, लेकिन आपको जवाब एग्जामिनेशन में कितना पेज में देना है, कितने पेज में देना है, तो 6 पेज में हार्डली आपको जवाब देना है। ठीक है। 6 पेज में आपको हार्डली जवाब देना है, तो आप 3 पेज ओवर जा रहे हैं, तो इस 3 पेज को कटौती कीजिए,
ठीक है। जो मैं नोट्स देता हूँ उसको लॉन्ग लिखने का हमारा पर्पस होता है कि आप जब रीडिंग मारें तो आपको चीज़ें समझ में आए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे नोट्स जितने भी नोट्स दिए गए हैं, जिस क्वेश्चन को मैंने गेस किया है और जिस टॉपिक को मैंने गेस नहीं किया है, ठीक है, उन सारे नोट्स को अगर आप जिस तरीके से पीडीएफ डाला गया है पेड ग्रुप में उसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेफिनेटली जो है 100% हो जाएगी और आपको इकोनॉमिक्स से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ों को वहाँ पे बताया गया है। मैं डिस्कस किया अभी आपसे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन को 9 पेज में नहीं लिख सकते हैं ना, आपको तो 6 पेज में लिखना है। तो 9 पेज से 6 पेज में कन्वर्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कुछ समझदारी आ जाए, उस टॉपिक को जब आप समझने लगे। जैसे कि आपने कुल मांग की प्रक्रिया को आपने समझाया है, तो आप इतना भी लिख करके चुप हो जाते, बंद कर देते, या आप इतना भी लिख करके बंद हो जाते तो काम चल जाता। ये दोनों चीज़ों को तो लिखना ज़रूरी नहीं था। मैंने इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में मैं नोट्स में एक्सप्लेन किया था, तो आपको दोनों चीज़ में से जो चीज़ें समझ में आती थी आप उसको लिख देते, तो इतना लंबा आपका आंसर नहीं होता। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। और बाकी जो है, अभी अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो इसी तरीके से मेहनत कीजिएगा और जो पीडीएफ दिया गया है उसको कंटिन्यूसली पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, तो इकोनॉमिक्स धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। बाकी ये ग्राफ आपका सही है, यहाँ पे एडीएफ हो गया, यहाँ पे एसएफ हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, यहाँ पर एन हो गया, ये सब सही है आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा कम कीजिए ताकि आप 6 पेज में लिख पाएँ। बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है, इधर सब कुछ ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही है, आपने आलोचना भी दिखाया है। देखिए इसी आलोचना की मैं बात कर रहा था कि आलोचना लिखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि केन्स की थ्योरी का आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए बोला गया था, तो इस चीज़ को आपने लिखा है आलोचना, बिल्कुल सही है। चलिए फिर जो है नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, निवेश गुणक। निवेश गुणक का भी आपने चर्चा किया है कि आरिफ काहन महोदय ने द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट लगता है कि आप आई इसी तरीके से लिखते हैं, इंटरेस्ट में भी आपने शायद इसी तरह से लिखा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सही है। तो इधर अब सब कुछ सही है। और यहाँ पर यही जो होता है हमारा, क्या होता है, यही मल्टीप्लायर होता है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम इतना निवेश करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम इतना निवेश करेंगे तो कुछ समय के बाद अर्थव्यवस्था में जो इनकम होगा, वो आय होगा, वो इतना बनेगा, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, तो के पे डिपेंड करता है। के क्या हो गया, गुणक हो गया। मैं थोड़ी सी बात को रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। यहाँ पर पता नहीं मुझे कि सब लोगों ने मिस्टेक किया है यहाँ पे। जैसे कि संतुलन की स्थिति में इनकम जो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का प्लस रूप होता है, ये तो सही है। इसी इनकम में थोड़ी सी हम बढ़ोतरी करते हैं तो डेल्टा वाई होता है। सी में अगर थोड़ा सा अगर हम बढ़ोतरी करेंगे तो डेल्टा सी होगा। आई में अगर थोड़ा सा बढ़ोतरी करते हैं तो डेल्टा आई होता है। तो ये दोनों फार्मूला तो एक ही है। दोनों फार्मूला में जो है, दोनों फार्मूला में क्या किए हैं, केवल हम डेल्टा वाई से उसमें वृद्धि किए हैं। डेल्टा सी का मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन में हम थोड़ा सा वृद्धि किए। आई में डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा हम वृद्धि किए। तो यहाँ पर सब लोगों ने लिखा है, सबकी कॉपी में ये कमी हमने देखा है कि सब लोगों ने लिखा है समीकरण 1 से 2, लेकिन मैंने जब अपने नोट्स को चेक किया तो मैंने गलती वहाँ पे लिखा था, हालांकि वो माइनर मिस्टेक था आप लोगों
के लिए, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन 1 होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 होता और ये इक्वेशन 2 होता, और ये दोनों इक्वेशन को मिलाते तब आपका ये फॉर्मूला होता। जैसे फर्स्ट वाले जब समीकरण से आप आएंगे तो फर्स्ट वाला समीकरण क्या कहता है कि डेल्टा वाई इजगल टू के इंटू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी के बराबर क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वाई को यहीं पे रख देंगे और डेल्टा आई की जगह पे नया वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सुधारना है आपको, ये समीकरण जो है ये समीकरण 1 नहीं है, ठीक है। समीकरण 1 ये है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो आपका ये होगा, समझ गया ना। ये वाला फॉर्मूला समीकरण 1 से आ जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है समीकरण 1 से आ जाएगा, और ये वाला जो फॉर्मूला है जो इसके बाद लिखे हैं, ठीक है, ये समीकरण 2 से आ जाएगा, ठीक है। देखिए डेल्टा आई के जगह पे इतना वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पर सब कोई मिस्टेक किए हैं। और ये वाला कैसे होता है पता है, एमपीसी जो होता है और एमपीएस मिल करके 1 होता है। तो इस तरीके से सब कुछ ठीक है। देखिए आगे आपने लिखा है एमपीसी इजगल टू एमपीएस, इधर सब कुछ सही है। गुणक की कार्य प्रणाली कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ। यहाँ पर सी का मतलब जो होता है ना, जो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, जो भी रट करके लिखे होंगे मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। सी का मतलब होता है एमपीसी होता है, और यहाँ पर देखिए एमपीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, ठीक है, हाफ दिया हुआ है। तो जब 100 को जब हाफ से डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूला, तो 50 होगा, 50 को फिर से हाफ से डिवाइड करेंगे 25, 25 को हाफ से डिवाइड करेंगे 12.5, 6.25, 6.25%, 3.12। यानी जिसको भी अगर ये टर्म समझ में नहीं आ रहा हो, हालांकि मैं इस पर वीडियो भी बनाया था, तो डेल्टा सी जो है वाई, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में डेल्टा सी जो है, डेल्टा सी इजगल टू सी इंटू डेल्टा वाई है, और सी का मतलब क्या होता है, एम पी सी हो गया। तो यहाँ पे हाफ रखेंगे और यहाँ पे डेल्टा वाई का वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो 100 को हाफ से डिवाइड करेंगे 50, इस तरीके से सब कुछ आ जाएगा। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब जिसको भी एम पी सी का मतलब नहीं समझ में आए, एमपीसी का, तो इसको तो मैं वीडियो में बताया हूँ, एमपीसी का भी मतलब मैं बताया था और एमपीएस का मतलब भी बताया था। तो नए स्टूडेंट को यही सीखना है कि कोई भी चीज़ रट करके आगे नहीं जाना है। अगर आपको एमपीसी समझ में नहीं आता है, एमपीएस समझ में नहीं आता है, तो आप रट करके इतनी चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिए कि एमपीसी क्या बताए हैं, एमपीएस सर ने क्या बताया है, इस चीज़ को ज़रूर आप लोग नोटिस कीजिएगा। तो जब एमपीसी का मतलब समझ जाइएगा, एमपीएस का मतलब समझ जाइएगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ठीक है। बाकी इधर सब कुछ सही है। गुणक की मान्यता कैसे है, गुणक का रिसाव कैसे काम करता है, ये सब कुछ सही है। और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। वीडियो से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। राजकोषीय नीति में इन्होंने थोड़ा सा एडिशनल ऐड किया है, मैंने नोट्स में इस चीज़ का चर्चा नहीं किया था। मेरे नोट्स में 2 चीज़ों की चर्चा की गई थी, संकुचनकारी राजकोषीय नीति, और ये इन्होंने अपने मन से इस चीज़ को ऐड किया है जो कि बिल्कुल सही है। R इजगल टू ई, आर इज़ ग्रेटर देन ई, और यहाँ पे आर इज़ लेस देन ई। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि तटस्थ अगर राजकोषीय नीति होगा तो जितना रेवेन्यू आएगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा लगेगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो ये संकुचनकारी राजकोषीय नीति होगा। जब एक्सपेंडिचर होगा तब विस्तारवादी होगा, क्योंकि जब सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, व्यय ज़्यादा करती है, तो अर्थव्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है। तो ये इनकी अपनी क्रिएटिविटी है, इन्होंने सही किया है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य सही है, रोजगार बढ़ाना,
आर्थिक समृद्धि बढ़ाना, इन सारे चीज़ों को ठीक है। राजकोषीय नीति का उपकरण को इसी तरीके से लिखना है। मैं इसी तरीके से आप लोग को नोट्स दिया हूँ और इसी चीज़ को फॉलो करना है। बहुत सारे बुक में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बताया गया है, उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सब पॉइंट को ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं कुछ कुछ बुक वाले, ताकि उनका थोड़ा सा बुक डिफरेंट लगे, लेकिन एक्चुअल में जो मैं बताया हूँ वही पूरे राजकोषीय नीति का निचोड़ है, की पॉइंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृषि आयोग के अकॉर्डिंग क्या हुआ, और एक जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग क्या है। मैंने एग्रीकल्चर मार्केट का मैंने 3 डिफिनीशन दिया था, एक नॉर्मल डिफिनीशन था, और एक कृषि आयोग के अनुसार क्या दिया गया था वो, और एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यहाँ पर 3 डिफिनीशन आता है, इन्होंने तीनों डिफिनीशन का मेंशन किया है, सही है। और कृषि विपणन का उद्देश्य क्या होता है, तो कृषि विपणन का उद्देश्य होता है कि उत्पादक वर्ग को भी फायदा मिले, उपभोक्ता वर्ग को। इधर सब कुछ सही है आपका, ठीक है। और कृषि विपणन के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, तो खराब मेंटेनेंस है, खराब वेयरिंग हाउस है, वेयरिंग हाउस की अपर्याप्त संख्या है, ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नहीं है, यही सब न है। यही सब तो उसकी वही सब जो है उसकी जो है चैलेंजिंग है। तो इनका सब कुछ ठीक है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा लैंग्वेज को कम लिखिए, लैंग्वेज को कम लिखिए, ये सबके लिए हिदायत है, सारे स्टूडेंट के लिए, ताकि आप 6 पेज में आंसर को लिख सकें। दूसरा बात है कि आप ग्राफ सब कुछ सही बनाए हैं, इंडियन इकोनॉमी का दोनों आंसर सही है आपका। अपने तरफ से भी आपने क्रिएटिविटी को दिखाया है, मेरे नोट्स से थोड़ा डिफरेंट लिखने की कोशिश किया, वो भी अच्छा है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा समझ समझ के लिखना है, जैसे एमपीसी का मतलब, एमपीएस का मतलब नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखिए, ठीक है। जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेड ग्रुप में अभी लगभग 76 स्टूडेंट हैं, लेकिन 10 ही स्टूडेंट कॉपी इस जमा किए हैं। हो सकता है उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको सारा वीडियो देखना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। नोट्स को जो मैंने बार बार दिया है उस नोट्स को बार बार पढ़िए। ये रंजीत की कॉपी है और इन्होंने सब कुछ सही लिखा है। इंटरेस्ट एंड मनी, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1929 ईस्वी में जब आर्थिक मंदी आई थी देश में, 1929 ईस्वी में, तो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना किया गया था। उसी समय जो है केन्स साहब ने रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। कहने का मतलब है कि रोजगार की प्रतिष्ठित सिद्धांत की जो गरिमा थी वो धूमिल हो गई थी 1929-30 में। उसके पश्चात केन्स ने रोजगार का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और उन्होंने कहा था किसी भी अर्थव्यवस्था में जो रोजगार होता है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। तो इधर सब कुछ सही है आपका, इसी तरीके से चार्ट आप बना दीजिएगा एग्जामिनेशन में, सब कुछ इधर सही है आपका, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, यहाँ पर थोड़ा सा एडीएफ, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा से थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या है, ये वाला जो लाइन है ना, ये एडीएफ की लाइन है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का, ठीक है। और ऊपर वाली जो लाइन है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का, एएसएफ का है, ठीक है। बाकी इधर सब कुछ सही है, ठीक है। और ये भी सही है, पूर्ण रोजगार यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं होती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में जब पूर्ण रोजगार से पहले की स्थिति में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के बराबर हो जाता है। फिगर सही है, मैं केवल समझाने के पर्पज़ से मैं आपको समझा दिया। बाकी मुझे लगता है कि आप समझ करके आंसर लिखे हैं, आपके लिखने का स्टाइल से मुझे पता चल रहा है कि आप समझते हुए आंसर लिखे हैं। केस नंबर 3 में आपने लिखा CNF इज़ ग्रेटर देन DNF। CNF आपका कहाँ चला गया, ओके, यहाँ पर आपका CNF है, ठीक है, और यहाँ पर आपका DNF है, ठीक है। चलिए इधर सब कुछ सही है, ठीक है।
उसके पश्चात जो है इधर सब सही है। मुझे पता चल जाता है कि कौन स्टूडेंट समझ करके लिखे हैं और कौन थोड़ा सा कम समझते हुए लिखे हैं। लेकिन लिखना इम्पॉर्टेंट है। लिखते लिखते जो है शब्द आपके दिमागों में बैठेगा। तो ये रंजीत की कॉपी ये बिल्कुल सही है। राजकोषीय नीति, अच्छा इन्होंने मल्टीप्लायर का जवाब शायद नहीं दिया है। मल्टीप्लायर का जवाब इन्होंने नहीं दिया, सीधे राजकोषीय नीति का इन्होंने आंसर लिखा है। राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति में ये मैं दोनों पे डिस्कस किया था, विस्तारवादी संकुचनवादी। विस्तारवादी में क्या होगा, व्यय ज़्यादा गवर्नमेंट करेगी और इधर जो है सरकार जो है को आय ज़्यादा करेगी और एक्सपेंडिचर से ज़्यादा। तो इधर सब कुछ सही है। चार्ट देखने से ही पता चलता है कि इन्होंने समझ करके चार्ट को बनाया है और इधर सब कुछ सही है। ठीक है, फिर इन्होंने सारे कंपोनेंट्स पर इन्होंने डिस्कस कर दिया है। अच्छा, इन्होंने FRBM एक्ट का भी इन्होंने डिस्कस किया है। केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति में ही FRBM एक्ट आ जाता है। तो राजकोषीय नीति अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़ा बहुत आप FRBM एक्ट के बारे में ज़रूर डिस्कस कर दीजिएगा तो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ आपने मेंशन, अच्छा ठीक है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, तो रोजगार का सृजन करना, इधर सब कुछ सही है। आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, आय और धन का समान वितरण करना, निवेश को प्रोत्साहन देना, आर्थिक स्थिरता करना, FR केंद्र सरकार की नई राजकोषीय नीति। निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर विपणन, एग्रीकल्चर विपणन तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इधर सब कुछ सही है। बिहार सरकार का प्रयास क्या है एग्रीकल्चर विपणन के संदर्भ में, इन्होंने कर्नाटक सरकार का भी एग्जाम्पल दिया है। कर्नाटक के प्रमुख बाजारों को ई प्लेटफॉर्म पर संयुक्त करने हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्कीम प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल सही। अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की केस स्टडी को देते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर केस स्टडी को देते हैं तो ये बेहतर होता है। ठीक है, तो इन्होंने कर्नाटक सरकार और बिहार सरकार दोनों को मेंशन किया है। और ये छूटा हुआ उत्तर जो है अब इसको अब रहने दीजिए, भुगतान संतुलन को। लेकिन आपने क्या किया है, 3 क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है और आपने क्या किया है, मल्टीप्लायर जो मैंने गेस किया है, क्वेश्चन पेपर जो मैंने दिया था उस क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं लिखा है। आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, आपने शायद उस चीज़ का आंसर नहीं लिखा है। मैंने चेक कर लिया, आपने 3 ही क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, ये तो आपका केन्स का रोजगार सिद्धांत हो गया। ठीक है, आपने मात्र 3 ही क्वेश्चन का जवाब दिया है और 2 क्वेश्चन जो है पिछले वाले टेस्ट का आपने दे दिया है, तो उसको रहने दीजिए, अभी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे मैं चेक कर लिया था पहले, आपने सही लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसको मैं चेक कर लिया हूँ आपका। ठीक है, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं और 1991 के बाद भारत के भुगतान संतुलन की दशा और दिशा की व्याख्या करें। इस क्वेश्चन का मैं आप पर डिस्कस कर दिया था और आपने सही लिखा है, सब कुछ कंपोनेंट भी आपने सही लिखा है। ओके, अभी प्रेजेंट में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप मैं पहले देख लिया था। मौद्रिक नीति के टूल्स पर भी आपने लिखा है और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करने के लिए कैसे कैसे कदम उठाती है, इस पर आपने डिस्कस सही किया था। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में इसको चेक नहीं करते हैं। ये सब तो सब कुछ सही आपने लिखा था, मैं चेक कर लिया है। आप परेशान मत होइएगा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने चेक नहीं किया है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन को मैं पहले चेक कर लिया हूँ। ठीक है, तो आपका एक ड्यूज है मल्टीप्लायर, आप खुद से लिखिएगा। और मल्टीप्लायर आपने क्यों नहीं लिखा, इसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो रही थी, आप बताइएगा। ठीक है, मल्टीप्लायर का आंसर आपने क्यों नहीं दिया है, आप मैसेज कीजिएगा चाहे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये गौतम कुमार की कॉपी है, इनका भी कॉपी हमेशा सही होता है। गौतम कुमार की कॉपी जो है हमेशा सही लिखते हैं, ये काफ़ी मेहनती स्टूडेंट हैं। देखिए,
चलिए, इधर तो सब कुछ सही है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, अब देखिए सारे स्टूडेंट्स की जो कॉपी में ग्राफ होता है वो बिल्कुल ये एडीएफ है और ये भी एडीएफ है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को बढ़ाया गया है। चलिए, बहुत अच्छा। ये वाला जो लाइन है ना, ये कंजम्पशन की लाइन है, ठीक है। ये कंजम्पशन है जिसको हम उपभोग कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपने छोड़ दिया है, बाकी ये सही है। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इसके बीच की जो दूरी है ना, इसके बीच की दूरी की हाफ होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, ये वाला पोर्शन कम चौड़ा होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि फॉर्मूला में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बताया हूँ कि डेल्टा वाई जो होता है के इंटू डेल्टा आई होता है। यानी जब हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करेंगे तो इनकम ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। इसलिए इसकी चौड़ाई कम रखना है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखना है। चूँकि फॉर्मूला में ही क्या लिखा हुआ है, डेल्टा वाई इजगल टू के इंटू डेल्टा आई। यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट हमने 100 रुपया का किया और मल्टीप्लायर का वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई का वैल्यू 200 हो जाएगा, यानी डेल्टा आई से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिगर आपने सही लिखा है, मैं केवल रिकॉल करवा दिया कि यहाँ पर कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। फिगर आपका सही है, मैं केवल आपको हिंट देने के लिए मैं बता दिया। निवेश गुणक, इधर सब कुछ सही है। देखिए, इन्होंने भी वहीं पर गलती की, इसको नंबर 1 मानिए ना आप लोग सारे। मैंने लगता है अपने नोट्स में इसको नंबर 1 मान लिया है, इसलिए सब कोई यही कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। देखिए, हुआ क्या है कि वाई में हम लोग डेल्टा वाई इंक्रीज किए, सी में वृद्धि करके डेल्टा सी आया, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे। आई में अगर वृद्धि करेंगे तो डेल्टा वाई आएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। या आप कह सकते हैं इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बना है। तो ये आगे पीछे करेंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट में ये फॉर्मूला है, देखिए यही फर्स्ट इक्वेशन में फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए, यही फर्स्ट इक्वेशन में फॉर्मूला है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा। और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही आपने वैल्यू पुट किया है तो डेल्टा वाई अपॉन, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तब ये हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पे मैथमेटिक्स का गेम है कि ऊपर और नीचे डेल्टा वाई से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। ऊपर भी डेल्टा वाई से, नीचे भी डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। और उसके बाद जो है, चूँकि एम पी सी इसके जगह पे ये वाला चीज़ आ जाएगा, चूँकि ये तो कटेगा तो 1 हो जाएगा। एम पी सी जो होता है, मार्जिनल प्रोपेशनिटी टू कंज्यूम जो होता है, इसका वैल्यू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। क्यों होता है इसे मैं वीडियो में कवर कर दिया था, और इसे भी मैं बताया था कि 1 माइनस एम पी सी बराबर 1 एम पी एस होता है, ठीक है। 1 माइनस एम पी सी का वैल्यू कितना हो जाता है, एम पी एस। एम पी एस क्या है, तो मार्जिनल प्रोपेशनिटी टू सेविंग। ये सारा वीडियो में डिस्कस किया गया है। अगर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी तो समझ लीजिएगा। और किसकी कॉपी में मैं क्या फीडबैक दे रहा हूँ, ये दूसरे की भी कॉपी से आप लोग देखा कीजिए, ठीक है। क्योंकि सबके कॉपी में सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर एक, मैं देखता हूँ कि हर एक स्टूडेंट की कॉपी में एक ही जगह पे सब स्टूडेंट की कॉपी में कमी होती है। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति को इधर आपने सही लिखा है। राजकोषीय नीति का घटक में, तो फर्स्ट घटक में आपने लिखा है सार्वजनिक व्यय, और सार्वजनिक व्यय को 2 भागों में बांटा है। उसके बाद जो है प्राप्ति की भी बात आपने किया होगा इधर। अच्छा, राजकोषीय नीति के उद्देश्य, यहाँ पर तो आपने गलती कर दिया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन का आंसर लंबा हो तो ये केवल घटक में केवल यही नहीं होगा, इसका एक मेन ब्रांच था।
सार्वजनिक व्यय लिखा, इस चीज़ का लैंग्वेज थोड़ा सा कम कर देते। और एक चीज़ मैं और बताया था कि सरकार को सार्वजनिक आय किधर से प्राप्त होती है। तो राजकोषीय नीति के दो पार्ट होते हैं कि सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करती है और सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो इसको भी आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करते और इसको भी। तो आपने अभी क्या किया है कि सार्वजनिक व्यय को तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन सार्वजनिक आय को आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसको नोट्स में लिखना है और मस्ट भी लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका एग्जामिनेशन में। ठीक है, आपने एक ही पार्ट को पूंजीगत व्यय लिखा, सब कुछ लिखा है, उसके बाद आप सीधे उद्देश्य पर आ गए। तो गौतम, आपकी कॉपी में एक कमी क्या हो गया कि सार्वजनिक आय वाला जो पार्ट है, सार्वजनिक आय का, उसको कम से कम जो है, कम से कम उसमें 4-5 पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और इधर उद्देश्य क्या है, पूर्ण रोजगार, ये सब सही है कि राजकोषीय नीति का यही सब उद्देश्य होता है। चलिए, इधर सब कुछ सही है। और भंडारण में जो है, भंडारण का डिफिनीशन आपने लिख दिया है 3 तरीके से। डिफिनीशन को आपने नहीं लिखा है। ओके, कृषि विपणन बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें मैं 3 तरीके से मैं डिफिनीशन बताया था, आपने एक ही डिफिनीशन को लिखा है। तो चलिए, जैसा भी है ठीक है। कृषि विपणन का मतलब क्या होता है? कृषि विपणन का मतलब होता है किसानों के उत्पादों से लेकर के अंतिम उपभोक्ता कंज्यूमर तक वस्तु को पहुंचाने में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, सारी की सारी प्रक्रियाएं जो है कृषि विपणन के अंतर्गत आती है। तो ठीक है, कृषि विपणन का उद्देश्य क्या होता है? निवेशक को भी फायदा होना चाहिए, किसानों को भी फायदा होना चाहिए, बिचौलिया वर्ग का उन्मूलन होना चाहिए, सब कुछ होना, ये सारा पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। तो निष्कर्ष के तौर पे गौतम की कॉपी में दोनों आंसर सही था। इनके कॉपी में राजकोषीय नीति वाला जो आंसर था, ये इन्होंने गलती किया है, उसमें सुधार लीजिएगा। उसमें सार्वजनिक आय वाला पार्ट को आपने छोड़ दिया है, तो उसको मेंशन कर लीजिएगा। ये रामानुज की कॉपी है। इन्होंने जो सीधे स्टार्ट इन्होंने किया है कि ये क्या इन्होंने लिखा है पता नहीं, तीशा की मंदी 1930 29-30 में आने के पश्चात। ठीक है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने, ये इनका कहना सही है, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या लिखा। इनका कहना है कि 1929-30 में जो विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, उसके पश्चात जो है रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था वो अव्यवहारिक हो गया था, और उसके बाद केन्स महोदय ने अपना रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पर केन्स साहब ने जो बुक का नाम लिखा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो उस बुक का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ मनी इंटरेस्ट करके बुक था ना, थोड़ा सा देखिए, मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जी यहाँ पे बुक का नाम मेंशन करना जरूरी है। द जनरल थ्योरी ऑफ मनी, इंटरेस्ट एंड मनी है, उसको आप चेक करके वहाँ मेंशन कर दीजिएगा। प्रभावपूर्ण मांग को इधर तो सब कुछ ग्राफ सही है, इधर ग्राफ सही है। कुल मांग की प्रक्रिया, इधर सब कुछ सही है। ओके ओके ओके, इधर सब कुछ सही है। बिंदु N1 पर, बिंदु N1 आपका कहाँ चला गया? यहाँ पर बिंदु N1 है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट N है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाती है। यहाँ पर पूर्ण रोजगार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है ADF जो है ASF के बराबर हो जाता है इस पॉइंट पर। तो ठीक है, सब कुछ आपने लिखा है। बिंदु E पर भी लिखा है, बिंदु N1 पर भी लिखा है, और यहाँ पर ये भी सही है। इधर इधर भी सही है। ठीक है, यहाँ पर कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? C+I+डेल्टा I हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ये वाला लाइन जो है सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजम्पशन है, इसमें आप इसको ऐड कीजिएगा तो सी प्लस आई हो जाएगा, फिर इसको जोड़िएगा तो ये सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। कैसे हुआ समझ रहे हैं ना? इसमें हम लोग ऐड करते हैं, ये कंजम्पशन में आई जुटेगा फिर डेल्टा आई, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगा? तो इसका वैल्यू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। इसे मैं वीडियो में भी कवर किया था, उसको देख लीजिएगा। फिर इधर आलोचना वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर में कमी नहीं है, केवल जो केन्स साहब का जो मैंने आंसर दिया है, ठीक है, उस केन्स साहब में जो बुक का नाम है उस बुक का नाम को आप मेंशन कर दीजिएगा तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। बाकी ग्राफ को तो सही आपने बनाया ही है, ठीक है। मुझे बुक का नाम ध्यान में आ रहा है कि क्या था, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। तो उस किताब का नाम लिख लीजिएगा, दी जनरल थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। निवेश गुणक वाला भी सही है, इधर सब कुछ सही है। देखिए इनके भी कॉपी में इसको नंबर 1 माना गया, नंबर 1 ये नहीं है, मेरे नोट्स में मिस्टेक से लिखा गया है, नंबर 1 इक्वेशन ये है। और जब इस इक्वेशन के साथ जब मिलाइएगा तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से ये हो गया, इतना निकल गया, और इस इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है, तो ये वाला निकल गया, फिर डेल्टा वाई से ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो ये वाला फॉर्मूला इक्वेशन फर्स्ट से है, इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन फर्स्ट जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ सब लोगों ने गलती किया है। थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाइए कि ये 1 2 ऐसे कैसे मिल करके होगा, ठीक है। ये सही है, 1 माइनस एम पी सी के बराबर क्या हो जाता है, एम पी सी नहीं होता है, ये थोड़े ना होता है, 1 माइनस एम पी सी बराबर एम पी एस होता है, ठीक है, एम पी एस। तो यहाँ पर गलती है आपका, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। और फिर आपने इधर देखिए ये वाला फॉर्मूला है ना, एम पी सी बराबर एम पी एस बराबर 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम पी सी में से जब 1 घटाएंगे तो एम पी एस बच रहा है ना। इस फॉर्मूला का जब आप यूज कीजिएगा, जब आप इस फॉर्मूला का जब यूज कीजिएगा तो इस फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है कि नहीं, देखिए तो 1 माइनस एम पी सी बराबर एम पी एस हो जाता है। देखिए थोड़ा सा समझ करके लिखिए, 1 माइनस एम पी सी बराबर एम पी एस फॉर्मूला से, तो यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा, एम पी सी प्लस एम पी एस, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला इक्वेशन जो आएगा तो यहाँ से आएगा, चूंकि का साइन होगा, ना कि इसलिए का साइन होगा, एम पी सी प्लस एम पी एस बराबर 1। तो थोड़ा सा ध्यान में रख करके लिखना है, बाकी इधर सब कुछ चीज़ें सही है। निवेश गुणक प्रणाली कैसे काम करता है, ये इधर सही है, और यहाँ पे मैं समझाया हूँ, सी का मतलब क्या हो गया, एम पी सी हो गया, और यही एम पी सी यहाँ पर चूँकि हाफ है, चूँकि एम पी सी यहाँ पर क्या है, हाफ है, तो ये सब हाफ हाफ होते जाएगा, ठीक है। 100 का आधा 50, 50 का 25, चूँकि एम पी सी का वैल्यू जो है हाफ है, और इसी एम पी सी को सी कहते हैं। देखिए यहाँ पर सी आपने लिखा है, और डेल्टा वाई का वैल्यू ये है, ठीक है। थोड़ा सा समझ समझ के लिखना है, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। राजकोषीय नीति वाला तो आंसर आपने सही लिखा है, लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर राजकोषीय नीति मैं बोल रहा हूँ, बजट है, कराधान है, सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक व्यय है, राजकोषीय घाटा है, इतने सारे पॉइंट को मेंशन किया। और मैंने जो बताया था आपको, मात्र 2 पॉइंट को बताया था। क्या बताया था, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। ये सारा पॉइंट जो है ना, मेरे नोट्स में 2 ही पॉइंट में इंक्लूड है, तो
अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको छोटे छोटे टर्म में एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे आपकी कॉपी में कमी है। अगर मेरा पॉइंट नहीं लिखने का मन है तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, लेकिन सारे चीज़ों को आप एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है। और नहीं तो मेरे नोट्स में तो व्याख्या सबका किया हुआ है जो मैंने अपने स्तर से दिया है, ठीक है। इतना सारे पॉइंट्स जो है बहुत सारे बुक में दिया हुआ था, मैं जान रहा था इस चीज़ को। उद्देश्य तो सब कुछ सही है। कृषि विपणन में एकत्रण है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार जो है, आईसीएआर के एकत्रण है, प्रसंस्करण है, वितरण है। चलिए ठीक है, इधर इसका उद्देश्य है मंडियों। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपकी कॉपी में क्या कमी हो गई? आपने तो फर्स्ट में गलती किया था, एमपीसी प्लस एमपीएस वाला बराबर 1 होता है। दूसरी गलती क्या आपने किया था, राजकोषीय नीति के जो कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स के केवल आपने पॉइंट्स को लिखा है, इसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ये पता नहीं किसकी कॉपी है, इनका थोड़ा सा पीडीएफ, इन्होंने फ़ोटो अच्छा से नहीं लिख पाया है, लेकिन राइटिंग काफ़ी अच्छी है और इन्होंने सब कुछ ठीक लिखा है। लेकिन एक चीज़ यही कहूँगा कि थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर कम करते हुए अगर आप इतने चीज़ों को लिखे हैं तो काफ़ी अच्छा है। अब मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समझ समझ करके आंसर लिखा है, तो ये भी कॉपी बहुत मुझे अच्छा लगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, और यहाँ पे डेल्टा आई बढ़ा देते हैं तो ये वाला वैल्यू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। ये लाइन ये लाइन ये नोट्स में देखिएगा, और ये वाला लाइन आपका सही है। एएस का मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ठीक है। सही है, थोड़ा बहुत मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। निवेश गुणक वाला भी सब सही है। देखिए आपने भी यहाँ पे मिस्टेक किया है, पता नहीं सबके कॉपी में ये नंबर 1 कैसे आ गया यार। लगता है मैंने ही अपने आंसर में दिया। नंबर 1 इक्वेशन ये होगा, इस इक्वेशन को जब आप मर्ज करेंगे, जब मिलाएंगे इस इक्वेशन के साथ, तब यहाँ पर यूज होगा। फर्स्ट इक्वेशन से इतना आ जाएगा और सेकंड इक्वेशन का जब आप यूज करेंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर ऊपर और नीचे अंश और हर में डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे, और 1 माइनस एम पी सी बराबर एम पी एस होता है। और ये वाला वैल्यू कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। तो ठीक है, मैं इसलिए हमेशा समझाने पर जोर देता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं कि आप लोग रटने वाले बन जाएं। अब एमपीसी एमपीएस का मतलब समझना होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग सब कुछ सही लिख ही रहे हैं। चलिए, इधर सब कुछ सही है, इनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। अगर इस तरीके से अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिख देते हैं जिस तरीके से आपने लिखा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि जैसे राजकोषीय नीति जो है ना, ये आप लोगों को दोनों पेपर में पढ़ना है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ना है। तो जब पब्लिक फाइनेंस में अगर आप आंसर लिखेंगे तब आप परंपरावादी अर्थशास्त्री के अनुसार लिखेंगे और एक केन्स के विचार के अकॉर्डिंग लिखेंगे। लेकिन जब आप इंडियन इकोनॉमी का आंसर लिखेंगे तब आप ये दोनों थ्योरी को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, ये परंपरावादी अर्थशास्त्री वाला भी नहीं लिखना है और ये केन्स वाला भी नहीं लिखना है। आपको डायरेक्ट जो मैं आंसर दिया हूँ कि राजकोषीय नीति क्या किसे कहते हैं, और फिर जो है अ, अ, उसके कंपोनेंट्स क्या, चीज़ों पर डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए, इधर उद्देश्य तो आपका सही है, आर्थिक स्थिरता लाना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना, इधर सब कुछ सही है। इस यहाँ पे आपने क्या किया है, राजकोषीय नीति के उपकरण, राजकोषीय नीति के उपकरण में इन्होंने किया है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ओके। और एक आपने लिखा होगा इधर कि सरकार को प्राप्ति किधर से होती है, सार्वजनिक आय, ओके। यहाँ पर ओके, वेरी गुड। फिर इन्होंने लिखा है
कि सार्वजनिक आय का दो पार्ट हो गया, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, और दोनों को एक्सप्लेन इन्होंने कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से इसका आंसर लिखना था। ठीक है, और फिर जो है इसका जो है उद्देश्य क्या था, इन्होंने तो उद्देश्य पर डिस्कस कर ही दिया है कि सरकार की राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य होता है, तो सही है। ओवरऑल जिनकी भी कॉपी है अच्छी है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने 3 क्वेश्चन का आंसर दिया है, विपणन वाले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं दिया है। चलिए, प्रेमवदा भारती की कॉपी है और इनका कंटिन्यूअस टेस्ट नहीं है, बीच में 2-3 टेस्ट को इन्होंने एब्सेंट किया है, लेकिन काफ़ी मेहनत की हैं इस बार। ठीक है, देखिए लिखना है, लिखने से चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में बैठेगी आप लोगों को। इधर सब कुछ सही है। ठीक है, आलोचना भी आपने कर दिया, इसको भी दिखा दिया, इस चीज़ को भी दिखा दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, और राजकोषीय नीति। ठीक है, दी जनरल सही है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर सही है। उसके पश्चात जो है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति को दूसरे शब्दों में विस्तारवादी, इधर सब कुछ सही है। घटक क्या है, घटक में राजकोषीय, अच्छा तो यहाँ पर तो आपने जो है बहुत कम लिखा है ना आपने। राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक में सरकारी सार्वजनिक व्यय होता है, ओके, सार्वजनिक आय होता है, तो बहुत कम लिखा है आपने ना। इस चीज़ को भी थोड़ा सा बढ़ाइए, जितना मैं लिखा हूँ कम से कम उसका 60% तो लिखिए कि सार्वजनिक आय में कैसे कैसे होता है सार्वजनिक, उसके बाद आप उद्देश्य में आइएगा। तो ये प्रेमवदा भारती की कॉपी में ये कमी है। क्या कमी है कि जो आपने कंपोनेंट्स को जो आपने लिखा है घटक को, उस घटक को थोड़ा सा और विस्तार कीजिए। जैसे मैंने इसके पीछे वाला जो मैंने कॉपी दिया है देखा है, उस स्टूडेंट की कॉपी अच्छा है कि राजकोषीय नीति का घटक को उन्होंने कैसे लिखा है, तो पहले राजस्व प्राप्ति को लिखा है। घटक क्या होगा, तो सरकार की जितनी इनकम है, सार्वजनिक आय का दो हो गया, राजस्व आय और पूंजीगत आय। फिर सार्वजनिक व्यय में क्या हो गया कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और दोनों को एक्सप्लेन करना था। तो आप इसको सुधार लीजिएगा, कृषि विपणन वाला तो आपने सही लिखा है। और आपने जो है प्रेमवदा भारती की कॉपी में गुणक वाला क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है आप कमेंट कीजिएगा, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई आपको मल्टीप्लायर में। ठीक है, प्रेमवदा भारती, तो आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने गुणक को क्यों नहीं लिखा, क्या प्रॉब्लम हुई। ये किसकी, कुलदीप सिंह की कॉपी है, और काफ़ी अच्छे हैं। और ये एक ऐसे स्टूडेंट है, मुझे लगता है कि इन्होंने 90% अभी तक का टेस्ट दिया है। ठीक है, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सुधार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एडीएफ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या हो गया, एएसएफ हो गया। ओके, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, यहाँ पर ये सब सही है। बिंदु ई पर क्या हो गया, बिंदु N1 पर हो गया, और बिंदु ONF पर हो गया, इधर ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब आप लोग लिख रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज को अब कम लिखना शुरू कर दिया है। पहले यही स्टूडेंट थे जो लैंग्वेज खूब लिखते थे, तो लैंग्वेज को मैं जिस तरीके से लिखा हूँ ना उस तरीके से हूबहू लैंग्वेज को मत लिखिए, थोड़ा बहुत कम कर दीजिए। क्योंकि मेरा जो भी आंसर मैं आप लोग को दिया हूँ 8 से 9 पेज में मैं आप लोगों को आंसर दिया हूँ, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में तो 6 पेज में लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को कम कर दीजिए, ग्राफ को कम नहीं करना है, और ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए था, थी, है, ही इत्यादि वर्ड का यूज नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इस पॉइंट को इन्होंने लिखा है, जैसे ये सब क्या है, ये सब टू द पॉइंट है। यहाँ पे है वगैरह का यूज कहीं किया गया नहीं। लैंग्वेज को कम करने के लिए हम लोग इसी तरीके से भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो है राजकोषीय नीति वाला क्वेश्चन में सरकारी व्यय, इधर तो इन्होंने सही लिखा है। सरकारी व्यय राजस्व व्यय को अंतर्गत विकास मध्य
करारोपण नीति, राजकोषीय। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने जो है थोड़ा सा कम लिखा है। कम कैसे लिखा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था आपको। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इसमें कोई कटौती मत कीजिए, ठीक है, जो कि आपने किया है इधर, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक आय में करारोपण नीति, और यहाँ पर आपने कम आंसर लिखा है। सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? सरकार को इनकम दो तरीके से प्राप्त होती है, एक राजस्व इनकम और एक पूंजीगत आय होती है, ठीक है, पूंजीगत आय होती है। और दोनों को एक्सप्लेन मेरे नोट्स में किया गया है, तो उसी को थोड़ा सा कम शब्दों में लिख दीजिए, लेकिन लिखना है। आपने तो बिल्कुल बहुत कम लिखा है। और ये सब तो सही है कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में क्या है, राजकोषीय नीति की उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, पूंजी निर्माण, रोजगार उपलब्धता, निवेश को प्रोत्साहन, विकास दर को बढ़ाना, आय और धन का असमान वितरण को कम करना, ठीक है, इधर सब कुछ सही है। कृषि विपणन, कृषि विपणन का तो आंसर सब लोगों ने सही लिखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये जो है कुलदीप सिंह की कॉपी में फर्स्ट कॉपी किया है, इन्होंने गुणक वाले को आंसर नहीं लिखा है। गुणक के वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद नोट्स को पढ़ करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने क्यों नहीं लिखा गुणक का आंसर, और प्लस में या तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और सेकंड में क्या है कि जो राजकोषीय नीति का जो कंपोनेंट्स हैं, घटक है, उसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखिए मेरे नोट्स को देख करके। ये निपिंदर की कॉपी है, और इनके भी कॉपी में काफ़ी ज़्यादा सुधार मुझे लग रहा है। राइटिंग भी काफ़ी अच्छा हुआ है पहले की तुलना में, और बिल्कुल सही है, इसी तरीके से बनाना है। अब आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बढ़ रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है ना, तो वीडियो को देख लिया कीजिए, ठीक है, लेकिन रटने का कोशिश एकदम मत कीजिए। अगर मजबूरी हो जाए रटना, इसी तरीके से लैंग्वेज कम लिखना है, ठीक है। इससे क्या है, इससे क्या होगा कि आपका स्पेस बचेगा, टाइम बचेगा, ठीक है। पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है, 100% सुधार हुआ है, 90% सुधार हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एडी, यहाँ पर क्या, यहाँ पे कुछ भी कर दीजिए, यहाँ पर एन कर दीजिए, यहाँ पर N1 कर दीजिए, तो अच्छा हो जाएगा। बाकी सब कुछ सही है इधर, ठीक है। और यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, मैं दूसरे की भी कॉपी में मैं डिस्कस कर दी, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ना, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी की तुलना में कम होगा, ये वाला दूरी ज़्यादा होगा इसकी दूरी की तुलना में। ये थोड़ा सा क्या करना है, चौड़ा बनाना है, और इसको थोड़ा सा पतला बनाना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में होता है ये वाला चीज़ होता है ना। तो जब मान लीजिए कि ये वाला वैल्यू 100 हो गया और यहाँ पे 2 है, तो 200 हो गया, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा चौड़ा बनाना है, इसको कम बनाना है। लेकिन आपने बनाया है, लेकिन मैं रिकॉल करवा दिया फिर से, ठीक है। मैं वहाँ पर भी मैं चीज़ों को डिस्कस कर देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, हालांकि मैं वीडियो तो बना ही दिया था इन सारे टॉपिक पर। ये फर्स्ट ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गुणात्मक गुणक के बारे में लिखा है। किसी भी स्टूडेंट्स की कॉपी में मैंने डायनेमिक मल्टीप्लायर के बारे में लिखते हुए नहीं देखा, तो इन्होंने लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम इनको आया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन नहीं भी समझ में आया होगा तो इतना अगर एक एग्जामिनेशन में याद करके भी लिख दीजिएगा तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। राजकोषीय नीति, तो यही है, ये निपिंदर जो हैं फर्स्ट ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डायनेमिक मल्टीप्लायर के बारे में लिखा है, बाकी किसी ने नहीं लिखा अभी तक, ठीक है। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, पूर्ण रोजगार, अच्छा आपने यहाँ पर तो थोड़ा सा डंडी मारा है आपने। इसको जो है विस्तारवादी राजकोषीय नीति और संकुचनवादी राष्ट्रवादी राजकोषीय नीति, ये तो ठीक है। उद्देश्य को आपने डायरेक्ट लिख दिया, अच्छा उसके बाद आपने क्या लिखा है, तो आपकी कॉपी में ये कमी है, राजकोषीय नीति का संगठक को लिखना है, कंपोनेंट्स को लिखना है, ठीक है। ये मेरे नोट्स में दिया हुआ कंपोनेंट्स कि
राजकोषीय आय और राजकोषीय व्यय, और राजकोषीय आय और राजकोषीय व्यय को दोनों को एक्सप्लेन करना है। कृषि विपणन वाला सब सही है, सारे स्टूडेंट्स की कॉपी सही है। ठीक है, तो ओवरऑल निपिंदर की कॉपी में एक कमी मुझे दिखाई पड़ा। फर्स्ट इनके कॉपी में क्या कमी है कि इन्होंने जो है राजकोषीय नीति वाला क्वेश्चन का आंसर को इन्होंने नहीं लिखा है। और एक कमी और मुझे लगा है, राजकोषीय नीति के कंपोनेंट्स को इन्होंने नहीं लिखा है, मल्टीप्लायर को इन्होंने लिखा है। शायद इन्होंने केन्स वाला आंसर को भी सही तरीके से लिखा है। चलिए ठीक है, तो निपिंदर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है इनके कॉपी में, इनकी कॉपी में बहुत एक्सीलेंट सुधार हुआ है। ठीक है, और इन्होंने रूस यूक्रेन वार का, अच्छा, राजकोषीय नीति में इन्होंने रूस यूक्रेन वार का चर्चा किया है भाई। थोड़ा सा देख लेता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। आर्थिक स्थिरता श्रीलंका, अच्छा, श्रीलंका आर्थिक संकट, यूक्रेन रूस पर आदि का वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये अपना इनका क्रिएटिविटी है जो कि बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अपने आंसर में कुछ ना कुछ आप पुट किया कीजिए। अब इन्होंने अपने से इस चीज़ को मेंशन किया है जो कि बहुत अच्छा है, दिमाग लगा रहे हैं, माइंड को अप्लाई कर रहे हैं। कृषि विपणन वाला तो सही है। ये क्या ट्रायंगल को बनाया है आपने? भूमि विपणन प्रणाली, किसान उत्पादकता और उपभोक्ता मुद्रास्फीति। ओके, कहना क्या चाह रहे हैं आप? भारत में कृषि उत्पादकता के कम होने का एक बड़ा कारण भारतीय कृषि विपणन प्रणाली की अकुशलता का होना है। ओके ओके, अच्छा, इन्होंने बताया है कि इसके बीच का रिलेशनशिप को इन्होंने दिखाया है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? चलिए ठीक है, इधर सब कुछ अच्छा है। उद्देश्य में आपने क्या क्या पॉइंट को लिख दिया है, थोड़ा सा मैं फिर से देख लेता हूँ। उद्देश्य में 4 उद्देश्य को इन्होंने, 3 उद्देश्य को लिखा है और एक उद्देश्य को आपने नहीं लिखा है। एक और उद्देश्य क्या होगा? मध्यस्थों का उन्मूलन करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। निपिंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, दिल से बोल रहा हूँ। और ये रवि कुमार की कॉपी है, रवि कुमार भी अच्छे स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अभी आप लोग लिखिए, ठीक है, लिखिए, थोड़ा कम भी समझ में आए तो लिखिए, लेकिन लिखने के पहले क्या कीजिए कि वीडियो को देख लीजिए 1-2 बार। ठीक है, वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद नोट्स को पढ़िए, उसके बाद आंसर को लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा तो उसके पीछे वाले वीडियो को देखिए कि क्या उससे कोई रिलेटेड वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, ताकि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना भी मैंने वीडियो बनाया है और जितना भी नोट्स दिया है, अगर कोई भी इंसान अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े, मतलब एक के बाद एक के बाद, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो चलिए, ये कॉपी हम किसकी थी? रवि कुमार की कॉपी थी। तो इधर तो सब सही है। इन्होंने क्या लिख दिया है? ओके, अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पर एक ही ग्राफ को इन्होंने ड्रॉ किया है। सारे स्टूडेंट यहाँ पर कितने ग्राफ को ड्रॉ किए हैं? 3 ग्राफ को, लेकिन आपने मात्र 2 ही ग्राफ को ड्रॉ किया, एक ही ग्राफ को आपने ड्रॉ किया है। तो सारे स्टूडेंट्स की कॉपी की तुलना में तो आपकी कॉपी में मार्क्स कम आना चाहिए। फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट एक्सप्लेन किया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे नोट्स को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उससे रिलेटेड जो, अगर मैं किसी वर्ड को पीछे वाले वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन किया हूँ तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि किसी भी स्टेप को मैं नहीं क्रॉस किया हूँ। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, केन्स की थ्योरी, और केन्स की थ्योरी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि उसके पीछे वाले वीडियो में कोई ना कोई टर्म है जिसको आप मिस किए हैं, आप नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो उसके पीछे वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट्स को पढ़िए, उसके बाद आंसर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सुधार क्या करना है? यहाँ पर 3 ग्राफ होगा, तीनों ग्राफ को ड्रॉ करना है। सारे स्टूडेंट किए हैं, आपने नहीं किया है तो आपका मार्क्स कम जाएगा। निवेश गुणक वाला में
निवेश गुणक तो इधर तो सब सही है। अच्छा, यहाँ पर भी आपने जो है थोड़ा सा कमी किया है ना, यहाँ पर भी आपने ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है। मुझे लगता है कि ग्राफ आपकी कमजोरी है और आप वीडियो का ज़रूर हेल्प लीजिए। वीडियो को 2x पे चला करके देखिए, वीडियो को 2x पे चला करके देखिए, बिल्कुल क्लियर होगा। लैंग्वेज केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। अब आपका इधर वाला जो राजकोषीय नीति वाला जो आंसर होगा इधर सही होगा, इसमें आप अपने से वैल्यू को पुट किए हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है जो कि लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, अभी तक मैंने जो आपका कॉपी देखा है कि आप माइक्रो और मैक्रो सेक्शन में ग्राफ थोड़ा कम बनाते हैं। तो ग्राफ को बनाइए, जहाँ भी ग्राफ्स नहीं समझ में आता है उसको वीडियो देखिए। अगर उस वीडियो से समझ में नहीं आता है तो उसके पीछे वाला भी वीडियो देखिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से आपस में जुड़ा होता है कॉन्सेप्ट के मामले में। ठीक है, तो इधर तो आपका सही है। मैं हमेशा देखता हूँ कि आपका इंडियन इकोनॉमी का आंसर को आप सही लिखते हैं, माइक्रो मैक्रो वाला में आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इधर जो है सही है। ठीक है, आपने क्या किया है कि मेरे आंसर को आपने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जब कंपोनेंट्स की बात किया जाए तो थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी किया है आपने, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि राजस्व प्राप्ति में कर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, फिर आपने उससे रिलेटेड डेटा को लिखा है। तो ऐसे भी नंबर आएगा, लेकिन मेरे नोट्स को भी थोड़ा फॉलो कीजिए। और जो आप ये सब एक्स्ट्रा जो डेटा लिखे हैं ये आप मेहनत किए हैं और इसी तरह मेहनत करते जाइए। ठीक है, एक्स्ट्रा आपने मेहनत किया है जो कि सही है, लग रहा है कि मेहनत करते हैं। तो आपकी कॉपी में बस वही कमी है, मैक्रो सेक्शन का जो आपने दोनों क्वेश्चन को लिखा है वहाँ पे कमी है, बाकी इधर मिला जुला करके आप सही लिख रहे हैं। एग्रीकल्चर विपणन को आपने समझाया, और यहाँ पे एडिशनल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि जीवीए में जो सरकार, जीवीए में जो एग्रीकल्चर का जो योगदान है इतना है, जो 2021-22 में 18.8% रह गया। यानी जीवीए एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे घटा है। इन्होंने टोटल डेटा को, नया डेटा को मेहनत करके लिखा है, तो सही है। अपने तरीके से भी आप लोग पुट कीजिए। ठीक है, कृषि विपणन की समस्याएं क्या है, इधर सब कुछ सही है। तो ओवरऑल क्या है कि आपने जो दोनों इंडियन इकोनॉमी का जो आंसर लिखा है, वो इंडियन इकोनॉमी का आंसर को मेरे वाले आंसर को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, और जो आप एक्स्ट्रा जो आंकड़ा लिखते हैं उस एक्स्ट्रा आंकड़ा को भी लिखते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे आंसर को छोड़ करके आप डाटा पे आ जाइए। ठीक है, तो जितने भी आपने आंकड़ा का यूज किया है, सारा आंकड़ा को आपको एग्जामिनेशन हॉल में पुट करना है। ठीक है, आपका ये प्रयास अच्छा है, लेकिन आपकी कॉपी में मैक्रो सेक्शन में जो कमी हो रही है उसको दूर कीजिए। ठीक है, और ये किसकी कॉपी है पता नहीं, लेकिन इन्होंने भी ठीक है, इनकी कॉपी काफ़ी लास्ट में आई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किन की कॉपी है। यहाँ पर सी होगा। ठीक है, ये कंजम्पशन का लाइन है, और ये क्या है, C+I यानी इन्वेस्टमेंट का लाइन है, और ये डेल्टा आई है। ठीक है, चलिए आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी चीज़ें समझ में नहीं आता वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर क्या है, इन्होंने 3 ग्राफ को ड्रॉ किया, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ। तीनों ग्राफ सही है। ठीक है, तीनों ग्राफ सही है, और आलोचना भी इधर है, सब कुछ सही है। कृषि विपणन, कृषि विपणन का तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको आंसर सब कोई सही लिखे हैं। राजकोषीय नीति में अच्छा आपने नंबरिंग भी किया है 1 2 3, ओके, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे नहीं करना है। आपने मेहनत करके अपने तरीके से दिमाग को लगाया है। चलिए, इधर सब कुछ सही है।
अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन की करना होगा ना। 1 सेकेंड राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक में इतना हो गया, ये हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया, सार्वजनिक राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राज चलिए ठीक है, आपने सही लिखा है। ठीक है, राजकोषीय नीति का आंसर को आपने सही लिखा। उसके बाद आपने मल्टीप्लायर को लिखा है। मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर सबके कॉपी में पता नहीं नंबर 1 कहाँ से ये आ गया। ये नंबर 1 नहीं होगा, लगता है मेरे नोट्स में मिस्टेक से लिखा गया। नंबर 1 ये होगा, और जब दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सी का मतलब क्या हो गया, एम पी सी हो गया। इसको मैं वीडियो में भी कवर किया था, फिर से सुनिए। ये सी का मतलब क्या हो गया, एम पी सी हो गया, ये वाला एम पी सी। और एम पी सी का वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पर हाफ से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 का आधा 50, 50 का हाफ हो जाएगा 25। चूँकि यहाँ सी से मल्टीप्लाई करना है, और एम पी सी जो होता है, एम पी सी को ही हम लोग शॉर्ट में सी कहते हैं। तो यहाँ एम पी सी का जब वैल्यू पुट कीजिएगा और जब डेल्टा वाई होगा तो यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, तो 50 25 इधर सब सही है। मैं रिकॉल करवा देता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग समझ करके अगर आप आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।